चलिए, तो आज मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ कंसिडरेशन चैप्टर का ही कंसेप्ट है और कंसेप्ट का नाम है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम में से क्वेश्चन आता है बेटा, आपको ये भी पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीविटी। डॉक्ट्राइन मतलब रूल होता है, याद रखना, ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल क्या है, आज ये हमारा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें करना है। मैं आपको समझा रहा हूँ, आप लोग समझना, नहीं समझ आए तो बताना कि सर हमको ये नहीं समझ आया। जब आप यूज करते हैं कंसेप्ट प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, तो इसका मतलब होता है अ स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट, अपन इसको इन्वर्टेड कॉमा में देंगे ताकि आपको समझ आए, कैन नॉट sue इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर या थर्ड पार्टी है तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस नहीं कर सकता। दूसरी भाषा में बोला जाए, इन अदर वर्ड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स लीगल रिलेशनशिप। A contract creates legal relationship between two parties in a contract, and a third party bracket में who is stranger have no legal rights। अब आप बताओ को प्रीविटी क्या है, समझ आया कि नहीं आया। जब दो लोगों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो उनको एक दूसरे के प्रति लीगल राइट्स मिलते हैं, एक थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर को कोई लीगल राइट नहीं मिलता। आपको ये समझ आया कि नहीं आया? आपको ये बात समझ आया कि नहीं? एग्जाम्पल दे दूं, अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्स वाई के बीच में बन रहा है तो लीगल राइट एक्स को वाई के खिलाफ है, वाई को एक्स के खिलाफ है। क्या यहाँ पर जेड किसी प्रकार से केस कर सकता है? नो सर। नो सर। ये तो स्ट्रेंजर है ना भाई, ना इसका कहीं मेंशन है, तो ये तो बाहरी व्यक्ति है, तो बाहरी व्यक्ति है तो किस बात का केस करेगा। तो ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल है कि आपने जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया है उसमें आपको लीगल राइट मिलता है। यदि आप थर्ड पार्टी या स्ट्रेंजर हो तो आपके कोई भी लीगल राइट नहीं है। दैट्स प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस पर एक केस है, केस का नाम आपको पता होना चाहिए, डनलप। डनलप के टायर आते हैं, पता है? डनलप पी टायर्स वर्सेस सेजरेज लिमिटेड। केस की कहानी बता दे रहा हूं, बहुत आसान कहानी है और एक बार में आपको समझ आनी चाहिए। डनलप न्यूमेटिक टायर नाम के मैन्युफैक्चरर हैं जो टायर्स बनाते हैं, आज भी इनके टायर्स आते हैं। इन्होंने क्या किया, अपने टायर से होलसेलर को बेचे, सपोज करो अचीरा को अपने टायर सेल करे। अचीरा यहाँ कौन है? होलसेलर। हमारा मार्केट ऐसे ही तो चलता है ना, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर को जाता है, होलसेलर से कस्टमर को जाता है। सही बात है, गलत बात है? यस। तो डनलप न्यूमेटिक टायर जो है वो मैन्युफैक्चरर है, उन्होंने अचीरा जो होलसेलर है उसको टायर बेचे। टायर बेचते समय इन्होंने कंडीशन बोल दी कि हम आपको टायर बेच रहे हैं, बट आप ये इंश्योर करना कि मार्केट में कोई भी रिटेलर जो है टायर को 100 रुपए से कम में ना बेचे, कम में सेल ना करे। आपको शर्त समझ आई कि नहीं आई? यस। क्या शर्त है? रिटेलर को 100 से कम में नहीं बेचना। नहीं बेचना है मार्केट में। अचीरा कौन है? होलसेलर है, ये समझ गए? अब अचीरा यस। ने, अचीरा जो होलसेलर है उसने ये सारे टायर सेजरेज लिमिटेड को बेचे जो एक रिटेलर था। क्या था? ये कंपनी थी जो रिटेलर थी। कोई दिक्कत? अब इस नो सर। कंपनी ने क्या, सारे टायर 70 रुपए के रेट से कस्टमर को बेच दिए, तो इससे डनलप को भारी नुकसान हुआ। सही बात है? डनलप ने बोला था 100 से कम में मत बेचना, और सेजरीज लिमिटेड में कितने में बेच दिए? 70। तो बहुत नुकसान हुआ। तो
डनलप ने क्या किया, सेजरिज लिमिटेड पर केस कर दिया। अब आपसे सवाल ये है, क्या ये केस वैलिड है? यस सर। नहीं सर, क्योंकि अचीरा से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। हाँ, तो वही आपसे सवाल है ना। कोर्ट में जब मामला गया ना, कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर हमें 2 कॉन्ट्रैक्ट दिख रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच है, डनलप और अचीरा के बीच में, दूसरा अचीरा और सेजरिज के बीच में। क्या डनलप और सेजरिज एक दूसरे से रिलेशनशिप में, लीगल रिलेशनशिप में? नो सर। नहीं सर। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि डनलप कैन नॉट sue as it has no legal relation with Selridge। कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? और इससे बात एस्टैब्लिश हुई कि स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue। सेजरिज का कॉन्ट्रैक्ट अचीरा के साथ बना था, अचीरा चाहती तो केस कर सकती थी। डनलप एक स्ट्रेंजर है, वो केस नहीं कर सकता, भले नुकसान ही क्यों ना हो रहा। बात समझ आई कि नहीं है? हाँ या ना? कंसेप्ट समझ आया कि सिर के ऊपर से गया? ये बोलो सर। ये डेवलप जो मैन्युफैक्चर है वो अचीरा पे तो केस कर सकता था ना, पर अच्छा, तो अचीरा ने थोड़ी ना बेचा 100 से कम में, वो तो सेजरिज ने बेचा, रिटेलर ने। अगर अचीरा बेचती 100 से कम में ना, तो डनलप केस कर सकता था, क्योंकि उसके साथ लीगल रिलेशनशिप में है। लेकिन इसने तो एक कंडीशन बस बोली थी ना, कि तुम्हारा कोई रिटेलर आगे बेचेगा तो 100 से कम में ना बेचे। तो भाई तुम रिटेलर को डायरेक्ट जाके बेचो, बोलो ये बात। होलसेलर से क्या मतलब है इसमें? होलसेलर ने तो तुमको पूरा कंसिडरेशन देकर तुम्हारा टायर खरीदा है। बात समझ आई? यस सर। आपको कंसेप्ट समझ आया कि नहीं? पूरा प्रिविटी का हैंड रेस करके सभी लोग बताओ मेरे को। और ये केस समझ आया कि नहीं आया? यस सर। अब इसका अपन पढ़ेंगे एक्सेप्शन। सर हाँ बेटा। अगर अचीरा के वाले कॉन्ट्रैक्ट में मैन्युफैक्चरर और अचीरा के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता कि अगर 100 से कोई नीचे बेचेगा तो उस पे केस हो जाएगा करके, तब क्या हो सकता था केस? इस पर केस हो जाएगा जो 100 से नीचे में बेचेगा। रिटेलर पर। तो कंडीशन बाइंडिंग नहीं है ना। रिटेलर कौन है आप उनको जानते ही नहीं हो, अनसर्टेनिटी है। या तो आप रिटेलर का भी नाम लिख दो कि अगर ये पर्टिकुलर रिटेलर इससे कम में बेचा तो फिर केस हो। बात समझ आई? यस सर। अब इसके एक्सेप्शन पे आते हैं। एक्सेप्शन टू प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। एक्सेप्शन ये बोलता है कि दो a stranger to a contract cannot sue। सही बात है, गलत बात है? यस सर। ठीक है, सही बात है। तो a stranger to a contract cannot sue, but if a person is stranger to consideration, ब्रैकेट में इंटरेस्टेड इन कंसिडरेशन, such stranger to consideration can sue। जनरली अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में स्ट्रेंजर है वो केस नहीं कर सकता, पर अगर कंसिडरेशन में उसका कुछ हिस्सा बनता है तो बिल्कुल अपने हिस्से को पाने के लिए वो केस कर सकता है। जैसे कल की क्लास का एग्जांपल आपको याद होगा, ये देखो, अभी कबीर नहीं केस कर पा रहा है, पर अगर कंसिडरेशन में उसका कुछ हिस्सा बन रहा है तो अपने हिस्से को पाने के लिए केस कर सकता है। ध्यान आ रहा है क्या? समझ आया मैंने क्या बोला? यस सर। जनरली आप केस नहीं कर सकते, आपका कोई मतलब ही नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से। लेकिन यदि उसमें कंसिडरेशन आपका जुड़ा हुआ है या आपके कुछ पैसे या आपका कोई बेनिफिट बनता है तो आप अपने बेनिफिट या पैसों को पाने के लिए केस कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। आपको समझ आ गया? आपको समझ आया कि नहीं आया? अब ये कब कब होता है? ठीक है, ये 7 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन लॉन्ग आंसर में। What do you mean by privity? What are the exceptions of privity? कब कब एक स्ट्रेंजर केस कर पा रहा है? नंबर 1, ये हो सकता है ट्रस्ट के फॉर्म में।
कब हो सकता है? कब हो सकता है? ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब यहाँ पर क्या होता है मैं बताऊं आपको। ट्रस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां प्रॉपर्टी का जो ओनर होता है, इसे हम लोग ऑथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑथर। ये ना अपनी किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को संभालने के लिए एक दूसरे पर्सन को दे देता है जिसको ट्रस्टी बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी संभालता है। ये दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट है। और यहाँ पर जो इस प्रॉपर्टी से होने वाले फायदे हैं थर्ड पार्टी को पहुंचते हैं, जिनको बेनिफिशियरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी। अब अगर उस प्रॉपर्टी का फायदा बेनिफिशियरी को ना मिले तो बिल्कुल इस कॉन्ट्रैक्ट पर केस करके ट्रस्टी को स्यू कर सकते हैं कि हमारा फायदा हमें क्यों नहीं मिल रहा है। 2 एग्जांपल देता हूं, इससे क्लैरिटी आ जाएगी आपको। समझिएगा, मेरी बहुत सारी जमीनें हैं, मेरी लैंड है। मैं ये लैंड कबीर को देता हूं कि कबीर आप इसे संभालिए, इस पे एक स्कूल बनाना और यहाँ बच्चों को फ्री में पढ़ाना। तो यहाँ पर बेनिफिशियरी कौन है? बच्चे। बच्चे। अब अगर यहाँ पे कबीर फीस का चार्ज करना चालू कर दे, ठीक है, या बच्चों से मेंटेनेंस चार्जेस मांगने लग जाए, तो ये बच्चे और उनके पेरेंट्स जो हैं वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे केस कर सकते हैं कि नहीं? कबीर के ऊपर केस कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि स्कूल से आने वाला कंसिडरेशन बच्चों को मिलना था। सिमिलरली मान लो मैंने अपनी जमीन एक मंदिर बनाने के लिए या मस्जिद बनाने के लिए दे दी है और बोला इससे आने वाला सारा फायदा आम जनता को जाना चाहिए। अब अगर ये जो संभालने वाला है इस रिलीजियस ट्रस्ट को, अगर वो गड़बड़ कर दे तो उस पर केस हो सकता है कि नहीं हो सकता? होगा सर। हो जाएगा। तो आप ये बात याद रखो, जब भी ट्रस्ट क्रिएट होता है ना, ट्रस्ट मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट जहाँ प्रॉपर्टी संभालने दी जाती है, तो उसका बेनिफिट हमेशा थर्ड पार्टीज को जाता है। उन थर्ड पार्टीज को हम बेनिफिशियरी बोलते हैं। तो अगर बेनिफिशियरी को उनका बेनिफिट ना मिले तो बिल्कुल ऑथर और ट्रस्टी के कॉन्ट्रैक्ट पे केस कर सकते हैं। कितना क्लैरिटी आपको ये बताओ? सर सेकंड केस में जो चंदा सब मिलता होगा डोनेशन, हाँ। उसका क्या करते हैं? वो पब्लिक वेलफेयर में ही काम आता है, उसको पर्सनल यूज नहीं कर सकते ये लोग। ट्रस्ट बोर्ड बनाया जाता है इसलिए, उससे जो मंदिर या मस्जिद या जो भी ट्रस्ट होते हैं उनके क्या बोलते हैं उसको, डेवलपमेंट के लिए ही काम किया जाता है। उसको पर्सनल यूज में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता पैसे को। जो प्रसाद मिलता है मंदिर के अंदर, ठीक है, वो सब बेसिकली यही सब पैसों से आना चाहिए। बात समझ आई? यस सर। तो ये पहला केस हो गया ट्रस्ट का केस। दूसरी चीज ये जो होती है बेटा, ये फैमिली सेटलमेंट में होती है। किसमें होती है? सर हाँ बेटा। सर थर्ड पार्टी के बिहाफ में फोर्थ पार्टी केस कर सकती है क्या? अब फोर्थ पार्टी कौन है सवाल ये है ना। मेन तो थर्ड पार्टी होती है और उसके साथ हम अनदर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मतलब अनदर में फिर तू फोर्थ फिफ्थ जितनों को जोड़ना है जोड़ सकता है। ठीक है, कभी भी कोई केस होता है ना उसमें जैसे और भी बहुत सारे लोग हो तो उनको अनदर करके लिख दिया जाता है। ध्यान रहेगी बात? यस सर। अच्छा, अब सर? उसमें जैसे, हाँ बेटा। सर जैसे वो टायर वाला केस है, हाँ। उसमें सर जो कंपनी है डनलप, उसको भी तो प्रॉफिट हो रहा था। अगर वो 100 में पूरा बेचता तो उसको भी तो प्रॉफिट हो रहा था, तो डनलप को केस तो यहाँ कर पे, सकते हैं ना? डनलप को अचीरा से कंसिडरेशन मिल चुका है। होलसेलर ने पूरा अच्छा, पैसा ओके दे सर। दिया होता है ना। आई बात समझ में? यस सर। अब दूसरी बारी आती है बेटा फैमिली सेटलमेंट की। जैसे कई बार क्या होता है, फैमिली पार्टीशन होता है ना, तो जो घर के बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, घर के जो एल्डर्स होते हैं या जो कैपेबल लोग होते हैं उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट बनता है, एल्डर्स के बीच में। और इसका जो कई बार बेनिफिट जो होता है ना, वो घर में किसको किसको मिल सकता है, बच्चों को मिल सकता है, सन्स को मिल सकता है, डॉटर्स को मिल सकता है। तो आप ये बताओ, ये लीगली केस किया क्लेम कर सकते हैं कि नहीं अपना हिस्सा पाने के लिए? यस सर। बिल्कुल कर सकते हैं। यस तो सर। परिवार में बंटवारा होता है तो जैसे घर के बड़े या बुजुर्गों में हुआ, तो उसमें मेरा अगर कुछ हिस्सा बन रहा है तो भले कॉन्ट्रैक्ट में मेरा साइन ना हो, पर मेरा तो कंसिडरेशन कहीं ना कहीं जुड़ा है ना, तो मैं अपना कंसिडरेशन पाने के लिए केस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? यस सर। आपको मेरी बात अच्छे समझ आ गई? मैंने जो बोला क्लैरिटी है? आपको समझ आई हाँ या ना? बोलो। यस सर। ओके।
आगे नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में एक तरफ से कंसिडरेशन आता है और एक तरफ से परफॉर्मेंस आती है ना। हाँ, हाँ। सर तो फिर फैमिली पार्टीशन में क्या करते हैं, मतलब कौन किसको क्या देगा? एक मिनट रुक जा, बस ये पेज बढ़ जाए मेरा तो मैं तेरे को बता दे रहा हूँ। बागबान देखा है क्या? यस सर, कैसा लगता है देख के? रोना आता है सर। बहुत ही वाहियात पीछे दर्दीदी, मतलब माँ बाप को फालतू का शक हो जाता है कि बच्चे ऐसे करेंगे। चल सपोज कर 3 भाई आपस में परिवार का बंटवारा कर दिए, ठीक है, पूरी प्रॉपर्टी बांट दी, ठीक है। 3 ही भाई रहते हैं ना कि 4 रहते हैं? 3 रहते हैं। नहीं 3 सर, भाई, 4 रहते। चल 4 भाई पूरा बांट दिए पैसे, पूरा प्रॉपर्टी पैसा घर का सब बांट दिए। और ये डिसाइड करे कि ये जो अपना अमिताभ बच्चन है और वाइफ कौन थी, हेमा मालिनी, इसको 40,000 रुपए महीना देंगे। कितना देंगे? 40 होते। एक आध महीने दिए फिर बंद कर दिए। तो ये अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? केस कर करेंगे सकते हैं सर। कि नहीं? क्यों? क्योंकि इनके बीच जब प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था तो इसमें बात रखी गई थी कि अपने माँ बाप अमिताभ बच्चन हेमा मालिनी को 40,000 रुपए महीना देना है। तो यहाँ पे कंसिडरेशन क्या डिसाइड किया गया था? 40,000 पर मंथ जो इनके हिस्से में आएगा, जो थर्ड पार्टी बन रहे थे। तो ये अपना हिस्सा पाने के लिए बिल्कुल केस कर सकते हैं ना, भले कॉन्ट्रैक्ट एबीसीडी के बीच क्यों ना बना। बात समझ में ही नहीं है? यस सर। मेरे पापा चाचा लोग का बंटवारा तब हुआ था जब मैं पैदा नहीं हुआ था। गांव में मेरे नाम भी एक जमीन है, कोई कब्जा कर सकते हैं कि उस पर? नहीं केस कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? बात समझ कर आई? सकते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई, मेरे पापा इकलौते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? तो ट्रस्ट हो गया, फैमिली यस सेटल, सर। ये दोनों क्लियर है। तीसरी चीज सुनना, समझ आ रही है कि नहीं बताना। तीसरा जो होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट। क्या? एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी। एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी। सपोज करो एक साइड में प्रयास है, दूसरे साइड में यश है। प्रयास ने कुछ पैसे यश को दिए, मान लो 10,000 रुपए दिए एज अ लोन दिए। तो डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है? डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है? सर वाई डेटर है प्रयास के लिए। प्रयास क्रेडिटर है और यश जो है वो डेटर है। सही बात है, गलत बात है? हाँ या ना? यस सर। सही बात है। अब यार हो क्या रहा है समझना। प्रयास ने फोन किया यश को कि भाई मेरा पैसा दे दे, ठीक है, जेन्युइन बात है, पैसा सीधी सी बात है, दिया है तो वापस भी तो मांगेगा। यश बोलता है देख भाई मैं खुद नहीं आ पा रहा हूँ, मैं अपनी जगह जमशेद सर को भेज रहा हूँ, वो तुझे पैसा दे देंगे। तो जब यश ने मुझे पैसा दिए या मुझे पैसा दिया तो यहाँ पर मैं यश का एजेंट हो गया। क्या हो गया? एजेंट। किसका एजेंट? डेटर का एजेंट हो गया। मैंने इसके पैसे एक्सेप्ट करे तो इसे एक्नॉलेजमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्नॉलेज। इसे एक्नॉलेजमेंट बोलेंगे कि यश ने मुझे पैसे दिए। अब मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं प्रयास को पैसे ले जाकर दे दूं। सही बात है कि गलत बात है? सही बात है ना? अब अगर मैं पैसे देने में आनाकानी करता हूं तो यहाँ पर प्रयास केस कर सकता है कि नहीं कर सकता? अब करेगा सर। ऑफ कोर्स करेगा। तो यहाँ पर यश और जमशेद सर के बीच कॉन्ट्रैक्ट बना है जहाँ पे यश जो है वो डेटर है और मैं यश का एजेंट हूँ। ठीक, यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो क्रेडिटर है, मतलब प्रयास है, और यदि उसकी डेप्थ रीपे नहीं हुई तो ये बिल्कुल केस कर सकता है। आपको कितना समझ आई मेरी बात? सर लेकिन एजेंट के एक्शन के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है, तो प्रयास तो मैं बोल रहा हूँ यश पे केस कर करेगा ना। सकता है, मतलब इन दोनों में से किसी पे भी। अब डेटर बोल दिया कि मैंने तो पैसे एजेंट को दिए दिए थे, आप एजेंट से वसूलो, तो मेरे पास क्यों आएगा प्रयास? और यश के पास क्यों जाएगा? किसके पास आएगा? मेरे पास ही तो आएगा ना। बात समझ आई? अदरवाइज अल्टीमेटली केस तो उसको यश पे ही करना है अगर मैं भाग जाऊं कहीं तो। सही बात है गलत बात? सही फिर बात यश है। मुझसे वसूलता रहेगा। तो एक्नॉलेजमेंट में यही होता है कि मैं डेटर हूं, मेरे को किसी को पैसे देने थे, मैंने अपने पैसे थर्ड पर्सन को दे दिए, बोला यार तू पहुंचा दे, तो मैंने जिसको पैसे दिए वो मेरा एजेंट हो गया। तो एक कॉन्ट्रैक्ट बना डेटर और डेटर के एजेंट के बीच। क्रेडिटर को यहाँ स्ट्रेंजर मानते हैं जिसका कंसिडरेशन है, जिसके पैसे हैं, और उसको पैसे अगर ना मिले तो केस कर सकता है। सिर के ऊपर से गया कि अच्छे समझ आया, ईमानदारी से बोलो। अच्छे से समझ आया। आ गया? आया। कोई डाउट नहीं है बेटा इसमें? क्लियर है ना? हाँ या ना?
यस सर, हाँ सर। यस सर। आपको मैंने 3 केस बता दिए, या ट्रस्ट के केस में, फैमिली सेटलमेंट के केस में, लायबिलिटी एक्नॉलेजमेंट के केस में, और चौथा जब थर्ड पर्सन केस कर सकता है तो वो होता है असाइनमेंट के केस में। किसके केस में? असाइनमेंट ऑफ लायबिलिटी के केस में। ठीक है, एग्जाम्पल सुनना। प्रयास है, प्रयास ने कबीर से 10,000 रुपए उधार दिए, लोन दिए। बताओ डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है? डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है? बोलो बोलो बोलो। प्रयास आज डेटर। प्रयास डेटर। प्रयास डेटर है, कबीर कौन है? क्रेडिटर। अब क्रेडिटर। कबीर उसको कॉल करता है, प्रयास मुझे मेरे 10,000 रुपए आप क्या करो, वापस कर दो। प्रयास कहता है कि थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो। कबीर बोलता है मैं टाइम देने के मूड में हूं नहीं आपको। अचानक से प्रयास को याद आता है कि उसने जमशेद सर को कभी 10,000 रुपए दिए। वो फोन लगाता है जमशेद सर को कि सर आपके पास 10,000 रुपए हैं क्या? मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल है प्रयास। तो बोलता है सर याद करो मैंने आपको कभी 10,000 रुपए दिए थे, आप लौटा पाओगे क्या? मैं बोलता हूँ बिल्कुल लौटा दूंगा प्रयास। प्रयास बोलता है काम करो सर, आप ये पैसे मेरे को मत दो 10,000 रुपए, आप इसको ले जाके ना अपने ही स्टूडेंट कबीर को दे दो। कहानी समझ आई मैंने जो बोला? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ पर प्रयास ने अपनी डेप्थ किसको ट्रांसफर कर दी? आपको। मुझे ट्रांसफर कर दी। तो यहाँ प्रयास हो गया असाइनर। कौन हो गया? साइनर। मैं हो गया असाइनी। मेरे ऊपर डेप्थ आ गई है। अब मैं क्रेडिटर को जाके क्या करूंगा? पैसा पे करूंगा। और नहीं किया तो कबीर हमारे ऊपर केस कर सकता है। बात कितनी समझ में आई ये बता दो। पूरी। सर एक बार रिपीट। कई बार ऐसा होता है हमें किसी को पैसे देने होते हैं, हमारे पास नहीं होते, तो हमारी पहचान का कोई होता है, हम उसको बोल देते हैं कि तुम जाके पैसे दे दो। तो हमने अपनी डेप्थ मान लो उस पर्सन पे ट्रांसफर कर दी है। जैसे प्रयास को यहाँ पैसे देने थे कबीर को। अब प्रयास के पास अभी पैसे नहीं है, इसने मुझे कॉल लगाया, मुझसे पूछा पैसे हैं क्या? मैंने बोला हाँ है। तो इसने अपनी डेप्थ किसके ऊपर डाल दी? मेरे ऊपर डाल दी। तो इसे असाइनमेंट करना बोलते हैं। अगर मैं अग्री कर जाता हूं तो अब प्रयास कबीर को पैसा नहीं देगा, मैं पैसा दूंगा। तो यहाँ पर प्रयास असाइनर हो गया और उसने अपनी डेप्थ किसको दे दी? मुझे दे दी। तो मैं असाइनी हो गया। अब प्रयास के बिहाफ में जाके किसको डेप्थ पे करनी पड़ेगी? मुझे पे करनी पड़ेगी। बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना? सर फिर कबीर मेरे ऊपर जैसे नहीं कर सकता, क्या बेटा? क्योंकि कबीर फिर मेरे डाउट है, ऊपर जैसे कर सकता ना, क्योंकि मैंने तो आपके ऊपर ट्रांसफर कर दिया डेप्थ। हाँ तो हो गया ना सेटल। मैंने तुमसे उधारी दिया तो वापस करना था, अब कबीर को दे दिया तो खत्म। तुम्हारी उधारी भी खत्म, मेरी भी उधारी खत्म, और कबीर भी सेटिस्फाइड। बात समझ आई? सर यस लेकिन सर। अगर आप प्रयास से नहीं लिए रहते लोन, फिर भी वो आपको असाइन कर सकते हैं। वो मेरे ऊपर है, अगर मैं हाँ बोलूंगा तो कर सकता है, लेकिन फिर बाद में जाके मैं प्रयास से रिकवरी कर दूंगा। बात समझ आई? नथिंग सर इज फॉर फ्री। हाँ बेटा? सर अगर कबीर मतलब आप पैसे नहीं दिए कबीर को तो कबीर आप पर केस कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि लेकिन सर प्रयास मतलब वो तो प्रयास के लिए लायबल है ना। बट प्रयास ने अपनी लाइबिलिटी मेरे ऊपर डाल दी ना, और इसको कबीर को ये बता दिया जाता है, प्री इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हमने अपनी डेप्थ ट्रांसफर कर दी है। क्या ट्रांसफर कर दी है? ओके सर। अब जब सामने वाले को ये पता है किससे वसूली करनी है तो उसी से जाके करेगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? यस सर। आपको ये चारों एक्सेप्शन अच्छे समझ आए कि नहीं? हाँ या ना बताओ। चारों एक्सेप्शन में कोई डाउट है क्या? नो सर। एकदम क्लैरिटी है कि नहीं है? यस सर। यस सर। चलो अब ये जैसे आपका हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूरा प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का रूल आपका खत्म हो गया। आपको रूल समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? यस सर। अब आपको एक दूसरा रूल बता रहा हूँ और चैप्टर एंड करेंगे इसके साथ, मतलब कल खत्म होगा इन्वॉल्व चैप्टर। रूल का नाम है रूल ऑफ न्यूडम टैक्टम। क्या?
क्या है रूल का नाम? न्यूटन पैक्ट। न्यूडम न्यूटन पैक्टम। पैक्टम। इसका मतलब होता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंसिडरेशन ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। सही बात है कि गलत बात है? यस यस सर। सेक्शन सहित याद रखोगे आप। अच्छा, नेसेसरीज का क्या सेक्शन है? नेसेसरीज का क्या सेक्शन है बताइए? 68 68। 68 नेसेसरीज का सेक्शन 68 है। अब यहाँ पे जो बता रहा हूँ वो ध्यान रखिए। सेक्शन 25 खास फोकस करके ध्यान रखेंगे। सेक्शन 25 जो है बोलता है नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी भाषा में बोला जाए तो एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वैलिड की वॉइड? वॉइड। वॉइड। कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ना हो वो अग्रीमेंट वॉइड होता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल जो होता है वो चैरिटी या डोनेशन होता है। जब आप चैरिटी या डोनेशन करते हैं तो बदले में कोई भी कंसिडरेशन एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो इसे वॉइड इसलिए माना जाता है कि चैरिटी लीगली एनफोर्सेबल नहीं है। आप अपनी इच्छा से दे रहे हैं, नहीं भी देंगे तो सामने वाला कुछ नहीं कर पाएगा आपके खिलाफ। आपको मेरी बात समझ आई? सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन। आपको एक क्लियर है कि नहीं? मैंने जो बोला यस सर। अच्छे से। सर एन अग्रीमेंट विथ है कि विदाउट कंसिडरेशन है? ये मेरे से वो हो जाता है ना कई बार, ग्रामेटिकल एरर देख लिया करो। हो गया? ठीक है। अग्रीमेंट हाँ, विदाउट सर। कंसिडरेशन इज वॉइड। कोई तकलीफ? ये समझ आई कि नहीं बात? ये बताओ, रूल समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना? यस सर। तो एक बात बताओ, मैं एक कार अगर गिफ्ट करता हूं खिलौने वाली, असली क्यों करूंगा, मिस्टर एक्स को, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है कि वॉइड एग्रीमेंट है? वैलिड। गिफ्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? वॉइड। गिफ्ट कर। वैलिड। तो इसमें ये सर, माना Void. जाता है ये वॉइड है। अगर कल को मैं बोल दिया कि भाई नहीं दे पा रहा हूँ गिफ्ट, तो सामने वाला मेरे ऊपर कोई केस नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे कुछ पे थोड़ी ना कर रहा है। गिफ्ट तो आदमी अपनी इच्छा से देता है ना। सही बात है गलत बात है? तो यस अगर सर। मैं कार बार आपको बोल रहा हूँ कि मैं गिफ्ट दूंगा तुमको, कल को नहीं दे पाया तो कुछ नहीं कर सकोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई कंसिडरेशन प्रेजेंट नहीं है। मैं ही अपनी तरफ से आपको एक गिफ्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, वन साइडेड। आपकी तरफ से मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये वॉइड कहलाएगा। कुछ पूछना है तो बताओ, कुछ पूछना है तो बताओ। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ या ना? आपको क्लियर है यस पूरा न्यूटन पैक्टम? कोई तकलीफ नहीं है इसमें? अब सुनो मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। दुनिया में हर चीज के क्या है? एक्सेप्शन। इसके भी एक्सेप्शन है। लॉन्ग आंसर में पूछता है। अब तो लोग जल्दी ही बीकॉम में पहुंच जाओगे तो 15 नंबर में आता है। कितने मार्क का? 15। 15 मार्क्स में आता है ये, एक्सेप्शन टू सेक्शन 25। और आता ही आता है हर बीकॉम में, हर साल आता है। तुम्हारा एक लॉ का पेपर है पता है, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, बीकॉम फर्स्ट ईयर में। तो जो तुमको पढ़ा रहा हूँ उसमें पूरा तुम्हारा बीकॉम कवर हो जा रहा है। मैं जो तुमको पढ़ा रहा हूँ इसमें तुम्हारा पूरा बीकॉम कंप्लीट हो जा रहा है। समझे बात को? ध्यान रखना। यस चलो, तो एक्सेप्शन टू सेक्शन 25 का मतलब होता है देयर आर सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिक अग्रीमेंट which are valid without consideration। कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है जो बिना कंसिडरेशन के भी क्या होते हैं? वैलिड माने जाते हैं। ठीक है? प्रोवाइडेड लीगल फॉर्मेलिटी इनकी कंप्लीट हुई हो, मतलब रिटर्न में हो, बराबर साइन हो, स्टैंप एंड रजिस्टर्ड हो, ये होना चाहिए। और कुछ ऐसे एग्रीमेंट है जो अगर रिटर्न है, साइन और स्टैंप और रजिस्टर्ड है, तो बिना कंसिडरेशन के भी वैलिड माने जाएंगे। अब वो कौन कौन से हैं मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ और कल उसको लॉन्ग में मैं समझाऊंगा। उन एग्रीमेंट्स में सबसे पहला आता है एग्रीमेंट आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन। दूसरा पेमेंट फॉर
पास्ट वॉलंटरी सर्विस, लिख दे रहा हूं, समझाऊंगा कल, अभी नहीं समझ आएगा तुमको। पेमेंट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। तीसरा पेमेंट फॉर टाइम बैरेड डेप्थ। चौथा गिफ्ट ब्रैकेट में इमूवेबल प्रॉपर्टी। ऑब्लिक शेयर। पांचवा एजेंसी। अब ये कल हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हो रहा है कि बिना कंसिडरेशन के भी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माने जाते हैं। ठीक है, मेरे को अपनी अटेंडेंस दे देना। कोई आके एब्सेंट हुआ है क्या रज? कोई ऐसा है क्या बीच में जो निकल गया? सर आज का अटेंडेंस यही था सब क्लास में। और नॉर्मली कितना रहता है? 25 अप्रोक्स। कितना? 25-26 रहता है। आज सब क्लास में 18-19 ही था। अच्छा, मुझे एक बार अटेंडेंस दे देने दो। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे। कल इसके आगे करते हैं। ये नोट्स आपको मैं भेज दे रहा हूँ, है ना? ये आप कर लो, ये आप कर लो। कल मिलते हैं हम लोग, इतना आप करके रखिए, है ना? थैंक यू सर। बाय।